जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अस्पताल के एक बिस्तर पर अचानक होश में आता है। उसके शरीर पर चोट के बहुत गहरे निशान हैं और मतलब वो बमुश्किल एक खौफनाक रात से जिंदा बचकर निकला है। बाप रे। और तभी उसे पता चलता है कि जो पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए बनी है ना, वही पुलिस मीडिया के सामने जाकर कह रही है कि हमें लगता है कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम 14 मार्च 2026 की हिंदुस्तान अखबार की एक ऐसी ही रिपोर्ट की गहराई में उतर रहे हैं जो जौनपुर के शाहगंज से आई है। सही कहा आपने। हाँ, और यही विरोधाभासी ना इस मामले को इतना जटिल बनाता है। बिल्कुल, मतलब एक तरफ मेडिकल साइंस है, शरीर पर मौजूद असली घाव है, और दूसरी तरफ पुलिस की जांच है जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रही है। तो जब सामने दिखने वाले तथ्य और बैकग्राउंड की कहानी आपस में ऐसे टकराते हैं तो जांच एजेंसियों के सामने जो चुनौती खड़ी होती है वो बहुत गहरी होती है ना। जी बिल्कुल। हम इससे पहले कि हम इस मामले की एक एक परत को उधेड़ें, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हम किसी अदालत के जज नहीं हैं जो ये तय करे कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट है और हमारा मकसद बस ये समझना है कि जब एक ही घटना के दो बिल्कुल विपरीत वर्जन सामने आते हैं तो पुलिस का जांच तंत्र उसे कैसे सुलझाता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब हम इस मामले के शुरुआती तथ्यों को देखते हैं ना, तो किसी भी आम इंसान का खून खौल सकता है। क्या बताया गया है रिपोर्ट में? रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना एक 35 वर्षीय महिला के साथ घटी। वो गुरुवार को शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव में एक रोजे पर जियारत के लिए गई थी, मतलब धार्मिक दर्शन के लिए। अच्छा, एक ऐसा सफर जो आस्था और मन की शांति से जुड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वापसी का वो सफर एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। शाम के वक्त जब वो लौट रही थी तो उसी इलाके के कुछ लोगों ने उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि वे उसे अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। और उस 4 पहिया वाहन में पहले से ही 3 लोग मौजूद थे, राइट? अब देखिए, ग्रामीण या कस्बा इलाकों में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा आसानी से नहीं मिलता, वहां जान पहचान वालों से या उसी इलाके के लोगों से लिफ्ट लेना एक बहुत ही आम बात है। हाँ, एकदम आम बात है। लेकिन यहाँ मदद के लिए बढ़ाया गया वो हाथ एक तरह से जाल बन गया। बिल्कुल, और महिला का जो आरोप है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या हुआ उसके साथ? उसका कहना है कि गाड़ी में बैठे वे लोग उसे घर ले जाने के बजाय झाड़ियों की तरफ ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बाप रे। हाँ, और जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की, विरोध किया, तो उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। और ये केवल हवाई आरोप नहीं है ना, मतलब रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि मारपीट की वजह से महिला के शरीर पर चोट के निशान मौजूद हैं। जी हाँ, निशान मौजूद हैं। और क्रूरता यही नहीं रुकी। महिला के बयान के अनुसार उस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद उन लोगों ने उसे वापस गाड़ी में डाला। अच्छा। और नगर के रेलवे क्रॉसिंग के पास ले जाकर फेंक दिया, वो भी बिल्कुल बेहोशी की हालत में। तो बाद में पुलिस को वो उसी बेसुध अवस्था में मिली और उसे तुरंत राजकीय चिकित्सालय शाहगंज में भर्ती कराया गया। हाँ, सही कहा आपने। अब अगर हम एक पल के लिए रुककर सिर्फ इन तथ्यों को देखें, एक रेलवे ट्रैक के पास पड़ी बेहोश महिला, उसके शरीर पर संघर्ष और मारपीट के स्पष्ट निशान और अस्पताल में उसका इलाज, ये सब तो एक बहुत ही स्पष्ट प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में दिखने वाले अपराध की तस्वीर पेश करते हैं। मतलब ऐसे मामलों में तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी भी सामान्य परिस्थिति में प्रोटोकॉल तो यही कहता है, जब एक पीड़ित अस्पताल में हो और उसके शरीर पर चोटें हों तो ये एक अकाट्य भौतिक साक्ष्य बन जाता है। हाँ, MLC दर्ज होती है। जी, मेडिकल लीगल केस दर्ज होता है और पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। मशीनरी बड़ी तेजी से काम करती है क्योंकि अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है। लेकिन और यहीं पर ये पूरी रिपोर्ट एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। वो कैसे? पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी जो CO हैं, अजीत सिंह चौहान, उनका एक बयान आता है और पुलिस आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को संदिग्ध घोषित कर देती है। अच्छा, संदिग्ध? हाँ। एक सेकंड के लिए सोचिए, मतलब एक महिला पटरियों के पास बेसूद मिली है, उसके घाव असली हैं, वो अस्पताल में भर्ती है और पुलिस कह रही है कि मामला संदिग्ध है। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये सीधे तौर पर पीड़िता के अनुभव को नकारना नहीं है? मतलब क्या जांच एजेंसियां अक्सर ऐसे गंभीर मामलों में शुरुआत से ही पीड़ित पर अविश्वास नहीं करने लगती? ये पूरा विक्टिम ब्लेमिंग जैसा क्यों लग रहा है?
मैं समझ रही हूँ आपका सवाल बहुत लाजमी है और सतह से देखने पर ये असंवेदनशीलता का चरम लग सकता है। बिल्कुल लग रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि पुलिस जांच में संदिग्ध शब्द का मतलब ये नहीं होता कि वे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जो कहानी हमें बताई जा रही है और जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं उनके बीच कोई बहुत बड़ी कड़ी गायब है। अच्छा, कोई मिसिंग लिंक है? हाँ, मिसिंग लिंक। जांचकर्ताओं की नजर सिर्फ उस रात की घटना पर नहीं थी, बल्कि वे उस बैक स्टोरी को भी देख रहे थे, उस पृष्ठभूमि को जो शायद मीडिया या आम लोगों की नजरों से दूर थी। तो वो कौन सी बैक स्टोरी है जिसमें एक बेहोश और घायल महिला के मामले में पुलिस को इतना रुकने और शक करने पर मजबूर कर दिया? रिपोर्ट इस बारे में क्या खुलासा करती है? यहीं से इस मामले की जड़ें एक बिल्कुल अलग ही दिशा में जाती हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये महिला मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर इलाके की रहने वाली है। अच्छा, अखंड नगर की। हाँ, और वो सरपताह थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही थी। ठीक है। जब पुलिस ने इस महिला और जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है उनके आपराधिक इतिहास या पृष्ठभूमि की जांच की ना, तो उनके सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य आया। क्या तथ्य था वो? घटना से करीब 20 दिन पहले 23 फरवरी को सुल्तानपुर के अखंड नगर थाने में इस पीड़िता और उसके पति के खिलाफ एक मुकदमा पहले से दर्ज हुआ था। एक मिनट, एक मुकदमा? किस तरह का मुकदमा? ये मुकदमा समूह के पैसे के लेन देन और मारपीट से जुड़ा हुआ था। रुकिए, हम यहाँ ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उन स्वयं सहायता समूहों या माइक्रो फाइनेंस कमेटियों की बात कर रहे हैं? जी, बिल्कुल वही कमेटियां। जहां 10-20 महिलाएं या परिवार मिलकर एक फंड बनाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कर्ज देते हैं। हाँ, एकदम सही। भारत के ग्रामीण और कस्बाई अर्थशास्त्र में ये समूह या कमेटी सिस्टम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि देखिए, इन लोगों की पहुंच हमेशा बड़े बैंक्स या औपचारिक ऋण प्रणाली तक तो होती नहीं है, इसलिए वे आपस में ही ये वित्तीय ढांचा खड़ा करते हैं। ये पूरा सिस्टम कागजों से ज्यादा आपसी भरोसे पर चलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वो पैसा वापस नहीं कर पाता या पैसों का गबन होता है, तो वो आपसी भरोसा एक बहुत ही हिंसक रूप ले लेता है ना? बिल्कुल ले लेता है। क्योंकि वो पैसा किसी एक बड़े बैंक का नहीं है, मतलब वो तो गांव के ही 10 अलग-अलग परिवारों की गाड़ी कमाई है। आप बिल्कुल सही नस पकड़ रहे हैं। ऐसे आर्थिक विवाद गांव में बहुत गहरे और तीखे हो जाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे विस्फोटक हिस्सा ये नहीं है कि महिला पर कोई आर्थिक केस चल रहा था। तो फिर सबसे बड़ा खुलासा क्या है? सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जिन लोगों पर महिला ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का ये खौफनाक आरोप लगाया है ना, हाँ। ये बिल्कुल वही लोग हैं जिन्होंने 23 फरवरी को महिला और उसके पति पर पैसों के विवाद और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। अरे बाप रे! तो आप कह रही हैं कि ये कोई अजनबी राहगीर नहीं थे जिन्होंने लिफ्ट दी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जिनसे इस महिला और उसके परिवार का पैसों को लेकर एक सीधा बहुत ही कड़वा और कानूनी विवाद पहले से ही चल रहा है, और वो भी सिर्फ कुछ हफ्ते पहले से। सटीक रूप से। और इसी तथ्य ने पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान को ये कहने पर मजबूर किया कि ये पूरा मामला प्रथम दृष्टया एक पेशबंदी प्रतीत होता है। पेशबंदी, ये शब्द थानों और कचहरियों में तो बहुत गूंजता है, लेकिन आमतौर पर लोग इसकी गहराई नहीं समझते। हाँ, ये कानूनी दांव-पेच का हिस्सा है। तो पुलिस की स्थिति के हिसाब से ये पेशबंदी काम कैसे करती है? मतलब कोई एक आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए सीधे गैंगरेप जैसे आरोप तक क्यों पहुंच जाएगा? देखिए, इसे एक कानूनी युद्ध की तरह समझिए। अच्छा। जब एक पक्ष किसी पर मुकदमा करता है, जी, जैसे इस मामले में 23 फरवरी को समूह के पैसों के गबन या मारपीट का केस हुआ। मतलब पैसों का विवाद एक सिविल या छोटा आपराधिक मामला हो सकता है जिसमें शायद आसानी से जमानत भी मिल जाए, लेकिन अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म, ये तो गैर जमानती धाराएं हैं। वही तो, अगर किसी पर यह आरोप लग जाएं, तो पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना पड़ता है। बिल्कुल। सामूहिक दुष्कर्म या फिर एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानूनों को पेशबंदी में इसलिए हथियार बनाया जाता है क्योंकि इनमें आरोपी को अपनी सफाई देने का मौका मिले उससे पहले ही गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है। ये तो बहुत खतरनाक है। इसका सीधा असर ये होता है कि जिस व्यक्ति ने पहले पैसों का मुकदमा किया था, वो अब अपना पैसा भूलकर अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए भागने लगता है। हाँ, उसका पूरा फोकस तो अब खुद को बचाने पर आ जाएगा। बिल्कुल।
उसका पूरा ध्यान अग्रिम जमानत लेने या पुलिस से छुपने में लग जाता है, और जो वो मूल मुकदमा था जो पैसों का था वो पूरी तरह से दब जाता है। अच्छा, तो मतलब ये एक प्रेशर टैक्टिक है। हाँ, दोनों पक्ष फिर एक समझौते या राजीनामे के बिंदु पर आ जाते हैं कि तुम हमारा केस वापस लो, हम तुम्हारा केस वापस लेंगे। है। लेकिन हम यहाँ एक बहुत बड़े फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। उस औरत के शरीर पर मौजूद चोटें, हाँ, वो मेडिकल एविडेंस, उसकी बेहोशी, एक रेलवे ट्रैक के किनारे उसका पड़े होना, एक मनगढ़ंत कहानी या कागजी पेशबंदी से शरीर पर घाव तो नहीं बन जाते ना? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है तो वो अस्पताल में क्यों है? ये सबसे अहम सवाल है, और यही वो पेंच है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। कैसे सुलझाते हैं इसे? देखिए, जब पेशबंदी का स्तर बहुत ऊपर चला जाता है ना, तो लोग अपने झूठे मुकदमे को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक मतलब? फोरेंसिक मेडिसिन में इसे फैब्रिकेटेड इंजरीज, यानी खुद रची गई या बनाई गई चोटें कहा जाता है। अच्छा, खुद को चोट पहुंचाना। हाँ, कई बार लोग खुद को या अपने ही परिवार के सदस्यों को जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं ताकि मेडिकल रिपोर्ट में आघात साबित हो सके। बाप रे, खुद को रेलवे ट्रैक के पास पिकवाना और मारपीट के निशान बनवाना, ये सुनने में ही सिहरन पैदा करता है कि कोई एक वित्तीय विवाद से बचने के लिए खुद को इतनी शारीरिक पीड़ा से गुजार सकता है। ये अकल्पनीय लगता है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपराधिक जांच के इतिहास में ऐसे मामले अनगिनत हैं। हाँ। अब पुलिस के सामने चुनौती ये होती है कि वे घावों की प्रकृति का अध्ययन करें। मतलब घाव कैसे लगे ये देखना। बिल्कुल। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है कि शरीर पर मौजूद खरोंचें या नील के निशान किसी संघर्ष के दौरान आए हैं, जैसे झाड़ियों में जबरदस्ती ले जाते वक्त, या वे निशान बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से खुद बनाए गए हों। और बेहोशी का क्या? हाँ, बेहोशी का कारण क्या था? क्या कोई दवा या नशा खुद लिया गया था? इन सब बातों की वैज्ञानिक जांच ही उस मेडिकल स्थिति का असली सच बता सकती है। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा ना। क्या हम यहाँ एक बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं? कैसी गलती? हम ये मानकर चल रहे हैं कि चूंकि उनके बीच 23 फरवरी को पैसों का विवाद हुआ था, इसलिए ये बलात्कार का आरोप झूठा है। क्या हमारे समाज में लालच और रंजिश इतनी गहरी हो गई है कि वो एक मामूली आर्थिक विवाद को किसी के शरीर और गरिमा पर हमले में बदल सकती है? या फिर हमारी कानूनी व्यवस्था में इतने बड़े सुराख हो गए हैं कि कोई भी अत्यंत गंभीर और जीवन बर्बाद कर देने वाले आरोपों का इस्तेमाल सिर्फ अपना कर्ज माफ करवाने के लिए कर सकता है? जब सबूत और परिस्थितियां एक दूसरे को ही काटने लगें, तो ऐसे धुंधले पानी में से कोई पुलिस अधिकारी या कोई जज आखिर सच को कैसे बाहर निकालता है? जौनपुर का यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारी पूरी न्याय प्रणाली के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। आज के इस डीप डाइव में इस उलझी हुई पहेली पर बस इतना ही।